हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। दो प्रोविंशियल किंगडम्स जो अभी तक हमने देखे हैं उन सब के बारे में हमने डिटेलिंग के साथ डिस्कशन किया है, चाहे वो विजयनगर एम्पायर हो, चाहे वो बहमनी किंगडम हो, चाहे वो गुजरात का जो प्रोविंशियल किंगडम था उसके बारे में डिस्कशन हो। जो भी हमने डिस्कशन किया है वो हमने अच्छे से एंड कंप्लीट डिस्कशन किया है। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने गुजरात का जो प्रोविंशियल किंगडम था उसके बारे में हमने कवर अप कर लिया था, दैट वी हैव कंप्लीटेड इट, और जिसमें हमने महमूद बेगरा के बारे में डिस्कशन किया था। तो महमूद बेगरा वाज आवर लास्ट डिस्कशन। ये हमारा टॉपिक जो था, ये लास्ट डिस्कशन का एक टॉपिक था जो हमने कवर अप किया था, अच्छे से इसके बारे में समझा था। आज हम एक नए किंगडम दैट इज मालवा, ये प्रोविंशियल किंगडम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये एक प्रोविंशियल किंगडम है मालवा जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। ये जो किंगडम है मालवा का, जो जितने भी अभी हम प्रोविंशियल किंगडम्स यहाँ पर रीड करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगली ऑफ मालवा, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रोविंशियल किंगडम्स। हर एस्पिरेंट को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बनता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। इसमें आपको जो है कोई भी ऐसा पैनिक करने की भी जो है यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ऑल्दो ये इतना बोरिंग होता है। यहाँ पर हर एस्पिरेंट का जो एक पेशेंस लेवल है वो यहाँ पर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है कि अभी यार कितने ही आएंगे, कितने राजा हैं जो आने वाले हैं, अभी कितने और बचे हैं, क्या नाम होंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको एग्जॉस्ट कर देती हैं। दैट इज नॉट कि भी आपको ये छोड़ देना है, इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोविंशियल किंगडम्स में से भी वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। एज इफ यू नो कि भी जो आपने सिनेरियो देखा है ऑफ 2026 के एग्जाम का जो पैटर्न रहा है, आई मस्ट से देन कि भी अभी तो कुछ भी जो है आपसे वो पूछ सकता है। अभी हर चीज को जो है पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। किसी भी चीज को स्किप करना सुसाइड के कंपैरेटिव ही होगा। आई मस्ट से ये मेरा पर्सपेक्टिव है। कोई और क्या कहता है आई डिडंट नो, वो मुझे नहीं मालूम कोई और क्या कह रहा है, किसी टीचर ने क्या बोला, किसी एस्पिरेंट ने क्या बोला, दैट इज नॉट माई बिजनेस। वो मुझे नहीं पता और मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। आई जस्ट ओनली नो द थिंग कि भी हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी ने कुछ सिलेबस दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया है। अगर उसने प्रोविंशियल किंगडम्स में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ऐसा भी नहीं है कि उसने लिख कर दे दिया कि मैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछूंगा ही नहीं। हो सकता है वो पूछ ले, हो सकता है वो ना पूछे। दैट इज अप टू द विल ऑफ यूपीएससी। वो यूपीएससी के अपने विल के ऊपर है, उसकी अपनी इच्छा के ऊपर है कि वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछने वाला। वो मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं पूछेगा, वो आपके अकॉर्डिंग भी नहीं पूछेगा, वो किसी और के रिगार्डिंग भी नहीं पूछेगा। उसके जो दिमाग में आएगा वही पूछेगा। अगर उसको लगा कि ये ग्रे एरिया है, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तो लेट मेक वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, और सबको सरप्राइज देते हैं यहाँ पर। तो सरप्राइज से जो है उससे घबराना नहीं है। सरप्राइज मिले तो आंखें आपकी फट के बाहर नहीं आनी चाहिए। आपको देखकर आपके आंखों में खुशी होनी चाहिए कि अरे वाह, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पढ़ा था, जो हमने रीड किया था, ये तो वहीं से ही क्वेश्चन आ गया। तो आपको ऐसा लगना चाहिए, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविंशियल किंगडम ऑफ मालवा। तो आज मालवा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मालवा का रीजन है, मालवा का जो एरिया है, हम उसके बारे में देखेंगे। मालवा का जो एक लोकेशन अगर देखें तो फिर ये साउथ वेस्टर्न प्रोविंस था। दिस इज अ साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है ये। दिल्ली सल्तनत के अंडर था। ये एक प्रोविंस था, दैट इज द साउथ वेस्टर्न प्रोविंस अंडर दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंडर हुआ करता था मालवा। तो इसको कॉन्कर किसने किया था? इसको कॉन्कर किया था खलजी ने, अलाउद्दीन खलजी ने।
इसको कॉन्कर किसने किया था? अलाउद्दीन खलजी ने इसे कॉन्कर किया था, इसके ऊपर अपनी जीत हासिल की थी, इसको अपने अंडर कर लिया था। कॉन्कर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने इसे जो है कॉन्कर किया था। अप्रोक्सीमेट जो टाइम पीरियड है वो है 1310 सीई के दौरान अलाउद्दीन खलजी ने इस मालवा के ऊपर जो है मालवा को कॉन्कर कर लिया था। और मालवा जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है हिस्सा रहा है। कब तक रहा है? अलाउद्दीन खलजी ने तो इसे 1310 सीई के दौरान कॉमन एरा 1310 कॉमन एरा के दौरान इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, इसको अपने अंडर कर लिया, इसके ऊपर जीत हासिल की और इसे कॉन्कर कर लिया। ये सभी एक ही जो है नाम है। कॉन्कर करना, जीत हासिल करना, कब्जा कर लेना, ये सब एक ही नाम है। तो अलाउद्दीन खलजी ने इसके ऊपर अपना कॉन्करेंस कर लिया, इसके ऊपर जो है कॉन्कर कर लिया, इसको अपने अंडर कर लिया। तो ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा कब तक रहा? आखिर कब तक रहा? मालवा जो है इट रिमेन द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत अंटिल द डेथ ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। जब तक कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ नहीं हो गई, ये तब तक ये दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा रहा। remained part of Delhi Sultanate till death of जो फिरोज तुगलक था, इसकी डेथ तक ये जो है दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा रहा है। कौन रहा है? मालवा रहा है। तो मालवा जो है वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा कब तक रहा है? जब तक फिरोज शाह तुगलक की डेथ नहीं हो गई। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की डेथ तक ये इन्हीं का ही हिस्सा रहा, दिल्ली सल्तनत का ये हिस्सा रहा। उसके बाद क्या होता है? तो इतना तो आपको ये जो है एक बेसिक सा जो है यहाँ पर एक टर्म था दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इसका एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन था। अभी इसके ऊपर कॉन्कर क्यों कर रहे थे? अलाउद्दीन खलजी ने इसके ऊपर कॉन्कर जो है इसको कॉन्कर क्यों किया? अभी मालवा के ऊपर अपना कब्जा करना, मालवा को अपने क्षेत्र के अंदर मिला लेना, इसका कारण क्या था? मालवा को अपने अंडर करने का कारण क्या रहा? ये इतने डेस्परेट क्यों हो रहे थे मालवा के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए? अलाउद्दीन खलजी इतना डेस्परेट क्यों था? क्योंकि इसकी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। इसकी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। वो कैसे थी इसकी पोजीशन? क्योंकि ये जो मालवा था, मालवा वॉज सिचुएटेड ऑन द हाई प्लेट्यूज। ये जो हाई प्लेट्यूज थे बिटवीन द नर्मदा और तप्ती रिवर, नर्मदा और तप्ती रिवर के बीच के जो हाई प्लेट्यूज थे उनके ऊपर ये जो है यहाँ पर बसा हुआ एक जो है यहाँ पर एक शहर कह लीजिए, एक किंगडम जो था वो यहाँ पर बसा हुआ था, हाई प्लेट्यूज के ऊपर था। इसका जो पोजीशन था, इसका जो पोजीशन था वो हाई प्लेट्यूज के ऊपर था, हाई प्लेट्यूज के ऊपर था बिटवीन नर्मदा एंड तप्ती रिवर। नर्मदा और तप्ती रिवर के बीच में, नर्मदा और तप्ती रिवर के बीच के जो ऊंचे पठार थे, हाई प्लेट्यूज जो थे,
तो इनके बीच में ये जो है मालवा का जो क्षेत्र था वो यहाँ पर बसा हुआ था। इसी की वजह से ही इसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, इसकी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। तो इस पोजीशन की वजह से ही सभी यहाँ पर जो भी पावरफुल जो किंग था वो यहाँ पर पावरफुल सुल्तान जो था उसके वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि वो मालवा को अपने अंडर करना चाहता था, क्योंकि इसकी लोकेशन जो थी इट वाज सिचुएटेड ऑन हाई प्लेट्यूज बिटवीन नर्मदा एंड तप्ती रिवर। तो इन दोनों के बीच में था। एंड यहाँ पर जो है एंड हेंस कमांडेड द ट्रंक रोड्स। जो ट्रंक रोड्स थी, जो यहाँ पर ट्रंक रोड्स थी बिटवीन गुजरात और नॉर्थ इंडिया। गुजरात और नॉर्थ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ और साउथ के बीच में जितने भी रोड्स जा रहे थे, जितने भी मार्ग थे, जितने भी रूट्स थे, उन सभी मेजर रूट्स का, उन सभी ट्रंक रूट्स का जो है यहाँ पर जो है यहीं से होकर के गुजरते थे, इन्हीं के बीच में से जाते थे। तो जो मालवा था, मालवा के पास से बहुत ही जो है ट्रंक रूट्स निकलते थे। मालवा के पास से बहुत ही जो है एक ट्रंक रूट्स निकलते थे, जैसे कि एक गुजरात और नॉर्थ इंडिया, गुजरात और नॉर्थ इंडिया के बीच का जो रूट था वो भी मालवा से होकर ही गुजरता था। नॉर्थ और साउथ को लिंक करने वाला जो रूट था वो भी यहीं से होकर के गुजरता था। तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। जिसके पास मेजर ट्रंक रूट होगा वो कितना पावरफुल होगा, क्योंकि उसका ट्रेड भी उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसका जो कंट्रोल था, मालवा का जो कंट्रोल था वो ट्रंक रोड्स के ऊपर था, ट्रंक रूट्स के ऊपर था। तो इसका मालवा का जो कमांड या कंट्रोल जो था ये किसके ऊपर था? ये जो ट्रंक रूट्स थे, जो ट्रंक रूट्स थे, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े जो रूट हुआ करते थे, जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं फॉर द इकोनॉमी, फॉर द ट्रेड, फॉर द कॉमर्स, इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास रोड ट्रांसपोर्टेशन था, जो मार्ग हुआ करते थे, जो रूट्स हुआ करते थे, वो इम्पोर्टेंट थे। तो ये एक ट्रंक रूट था जो मेजर रूट कहा जा सकता है। रूट मतलब मेजर एक मार्ग हो गया। मेजर मार्ग जो है, एक प्रमुख मार्ग जो थे वो यहीं से ही निकलते थे और इनका उनके ऊपर कमांड था, उनके ऊपर कंट्रोल हुआ करता था। मेजर रूट कैसे थे? बिटवीन गुजरात एंड नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और गुजरात के बीच के जो रूट्स थे वो यहीं से होकर के गुजर रहे थे, यहीं से पास ऑन हो रहे थे। तो उनके ऊपर जो है मालवा का कंट्रोल था, मालवा यहाँ पर कमांड कर रहा था, तो यहीं से होकर निकल रहे थे। और साथ के साथ नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो रूट था वो भी यहीं से निकलता था। नॉर्थ और साउथ नॉर्थ एंड साउथ मतलब नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो रूट था, जो मेजर रूट था, वो यहीं से निकलता था। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को जो लिंक करने वाला रोड था, जो इन दोनों को एक दूसरे से जो है नजदीक लेकर के आता था, इन दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश हो रहा था, वो भी यही वो रूट भी यहीं से ही निकलता था, वो भी मालवा से ही निकल रहा था। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट था। तो अभी यहाँ पर कोई भी अगर पावरफुल स्टेट होगा, इस जो क्षेत्र के किसी भी शक्तिशाली राज्य के जो राज्य है जिसका मालवा के ऊपर अपना नियंत्रण होगा, जिसका मालवा के ऊपर कंट्रोल होगा, वो इन सब चीजों को देखेगा। जिस पावरफुल किंग का पावर होगा मालवा के ऊपर, अब मालवा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मालवा, क्योंकि हाई प्लेट्यूज के पास है, नर्मदा और तप्ती रिवर के बीच में जो हाई प्लेट्यूज है वहां पर इसकी एक लोकेशन है, और यहाँ से मेजर ट्रंक रूट्स निकल रहे हैं। तो ये ट्रंक रूट्स के ऊपर इनका कंट्रोल है। तो जिसका मालवा के ऊपर कंट्रोल, उसका ट्रंक रूट्स के ऊपर कंट्रोल।
तो ट्रंक रूट के ऊपर कंट्रोल होना, मालवा के ऊपर कंट्रोल होना, ये हमें क्या दिखाता है कि ये हमें ये दिखा रहा है कि इतना जो है एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन होने के बावजूद ये इकोनॉमी में हमें बहुत हेल्प कर सकता है। तो जिसके पास इतना पावर होगा, जो इसे सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसके पास उतना ही इकोनॉमी उसकी अच्छी होगी। तो यहाँ पर एक हमें ये चीज़ भी दिखती है कि ये एक डोमिनेट क्यों कर रहा था मालवा, क्योंकि इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इस जिसका भी पावर मालवा के ऊपर होगा, वो एक डोमिनेंट होगा। वो पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर उसका दबदबा होगा, वो डोमिनेट करेगा। अभी ये हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो पढ़ा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक समय आता है। ये समय है 1401 सीई का। तो अब ये समय जो है दैट इज ऑफ 1401 सीई, जब तैमूर इन्वेजन करता है। तैमूर के इन्वेजन के बाद क्या होता है? आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर, जब तैमूर यहाँ पर जो है आक्रमण करता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के दरबार में से एक संबंधित पर्सन है, दैट इज जिनका नाम है दिलावर खां गोरी। तो दिलावर खां गोरी एक यहाँ पर पर्सन आएगा हु बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक के जो है कोर्ट के इनके साथ इनका एक अलायंस हुआ करता था। तो यहाँ पर दिलावर जो है, यहाँ पर दिस मिस्टर दिलावर खां गोरी, ये मिस्टर दिलावर क्या है? मिस्टर दिलावर गोरी के जो है एक अलायंस है इनका। तो जो दिलावर खां गोरी जो है, इनका अलायंस है किसके साथ? जो फिरोज शाह तुगलक है। तो यहाँ पर इसके आक्रमण के बाद क्या होता है? एक दिल्ली में जो बैठे हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बैठे हैं दिल्ली के अंदर। तो इनका एक अलायंस होता है। इनका अलायंस होता है किसके साथ? इनका अलायंस है एक पर्सन, दैट इज मिस्टर दिलावर, जिनका नाम है दिलावर खान गोरी। तो अभी दिलावर खान गोरी और फिरोज शाह तुगलक एक यहाँ पर अलायंस में है। दिल्ली में कौन बैठा है? फिरोज शाह तुगलक बैठा है। और जो है मालवा क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा राजा है जिसका नाम है दिलावर खां गोरी। तो दिलावर खां गोरी और फिरोज शाह तुगलक एक दूसरे के साथ अलायंस यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है इन्होंने। तो इनका इनके साथ जो है अलायंस हुआ करता था। जब यहाँ पर आक्रमण होगा तैमूर का, तैमूर जो है यहाँ पर आक्रमण करेगा दिल्ली के ऊपर। एज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस थिंग कि भी तैमूर जो है वो आक्रमण करेगा, तैमूर जो है इन्वेजन करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो पर्सन है दिलावर, दिलावर अपने सभी अलायंसेस को यहाँ पर ब्रेक कर देगा। जो फिरोज शाह तुगलक के साथ इसने जो एक अलायंस इस्टेब्लिश किया था, उस अलायंस को ये ब्रेक कर देगा। उस अलायंस को ये तोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो पर्सन है, ये यहाँ पर सुल्तान का भी एक टाइटल नहीं लेगा। ये जो पर्सन है, ये सुल्तान का भी टाइटल नहीं लेने वाला है। तो इसके इन्वेजन के बाद जब तैमूर का इन्वेजन होगा, तब दिलावर फिरोज शाह से अपने सभी नाते रिश्ते सब तोड़ देगा, सब अलायंस तोड़ देगा। अब उसे कहेगा कि हम आपसे बात नहीं करने वाले, हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं। तो ये उसको बिल्कुल सामने से ही बोल देगा कि हम आपसे जो है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई आपसे वास्ता नहीं है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और इसी वजह से ये जो है वो सुल्तान का भी टाइटल नहीं लेता है। तो दिलावर अभी यहाँ पर क्या करेगा? अभी दिलावर क्या करेगा? दिलावर अपने इसको जो है जब भी कोई
आपने देखा होगा, यू हैव ऑलरेडी सीन सच पीपल्स, दिल जले आशिक जो होते हैं, आपने उन सबको देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसे होंगे। अगर उनका एक दूसरे से जो है झगड़ा हो जाए, देन दे विल डू सच स्टूपिड थिंग्स, वो एक स्टूपिड स्टूपिड थिंग्स करने जो है स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक डिलीटिंग देयर अकाउंट्स, डिलीटिंग देयर नेम्स एंड डिलीटिंग देयर नंबर्स एंड सच ऑल द थिंग्स। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो है आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो एक जो है इंतकाम जो है देखेगी वाला काम हो जाता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दैट इज वो इस टाइप के जो है पर्सन्स बन जाते हैं कि अब होगी आईएएस की तैयारी। तो वैसे यहाँ पर दिलावर ने क्या किया, दिलावर ने एक यहाँ पर एक ऐसा काम किया कि उसने अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर ली। यहाँ पर इनके साथ अलायंस ब्रेक करने के बाद ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। उन्होंने धार से मांडू तक अपनी जो है कैपिटल शिफ्ट कर ली। पहले धार इनकी कैपिटल हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने मांडू को अपनी कैपिटल यहाँ पर बना दिया। नाउ दैट दिस दिलावर हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल, जैसे कि एक दिलजला आशिक जो होता है वो हर चीजें जो है वो चेंज करने की कोशिश करता है। उसको चाय पसंद थी, अब वो कॉफी पीनी स्टार्ट कर रहा है। उसको समोसे पसंद थे, वो अभी जो है कचौरी खानी पसंद कर रहा है। तो अभी उसने वो सब चीजें, उसको ये कलर पसंद था, अरे मुझे ये कलर बेकार लगता है, मैं यही कलर जो है चाहे उसको भी वो कलर पसंद हो, पर वो भी अपना उसकी वजह से वो अपना सब कुछ ही यहाँ पर चेंज कर लेता है। वैसे ही ये भी एक जो है यहाँ पर इट इज नॉट लाइक अ दिल जला आशिक, ये ऐसा नहीं है। इन्होंने इनसे अलायंस ब्रेक किया कि अब हमें आपसे कोई वास्ता नहीं है, अब हम किंग होंगे। तो दिलावर ने खुद को यहाँ पर एक किंग बनाने के लिए ही ये अलायंस ब्रेक किया था। ऑल दो जो है दिलावर अभी यहाँ पर अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करेगा। दिलावर शिफ्ट कैपिटल, वो धार पहले इनकी कैपिटल हुआ करती थी, धार से उसने मांडू, मांडू को अपनी कैपिटल बना लिया है एंड इसको रीनेम भी किया है। इसका दोबारा से इसका नाम भी बदला है, तो भी मांडू का इसने नाम भी बदल दिया है। इसका नाम बदल कर इसने शादियाबाद रखा है, शादियाबाद इसका नाम रख दिया गया है। अभी मांडू का नाम चेंज हो चुका है। इसने रीनेम किया है जो है मांडू को रीनेमिंग, इसको रीनेम किया है मांडू को, इसका नाम इसने रखा है शादियाबाद। शादियाबाद इसका नाम इसने रखा है। पहले इसका नाम जो है वो नाम इसने चेंज किया, पहले तो कैपिटल धार में हुआ करती थी, फिर कैपिटल इसने मांडू में की एंड नाउ इसको मांडू का जो नाम है वो अपने जो है एज अपने पास्ट अपने एक्स के बारे में याद दिला रहा था। तो मांडू से इसने जो है नाम चेंज कर दिया कि अब हम इसे मांडू मांडू नहीं कहेंगे, अब हम इसे शाजियाबाद कहेंगे। शाजियाबाद जो है इसको बहुत अच्छा लगा नाम, तो इसने ये नाम रख दिया। शादियाबाद का जो मतलब होता है, इस नाम को रखने का एक कारण है, इसका मतलब है द सिटी ऑफ जॉय। अब ये खुश रहना चाहता है, उल्लास में रहना चाहता है, एकदम जो है एक आनंद का जो है आनंद में रहना चाहता है, एक आनंद यहाँ पर महसूस करना चाहता है। इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, अब टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी इसे जो है इसको रेड फ्लैग कोई जो है मिला था, तो रेड फ्लैग से छुटकारा मिलने के बाद अब ये क्या करेगा, अब ये रिलैक्स करेगा। अब ये रिलैक्स करेगा और यहाँ पर जो है अभी ये जो नई सिटी का नाम इसने रखा है शादियाबाद, इसका मतलब ही होता है द सिटी ऑफ जॉय। इसका मतलब ही है द सिटी ऑफ जॉय। द सिटी ऑफ जॉय अब इसने अपना नाम रखा है अपनी सिटी का, इस शाजियाबाद का जो नाम रखा है इसका मतलब होता है। तो ये एक जो है एक हाईली डिफेंसिबल एंड यहाँ पर एक नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर दिखाई देती है कि एक नेचुरल ब्यूटी से जो है ब्यूटी यहाँ इस शहर की है।
और यहाँ पर एक डिफेंसिबल चीज़ है कि यहाँ पर ये सुरक्षित है, इसको जो है यहाँ पर कोज़ी फ़ील होता है, इसको अच्छा फ़ील होता है, ना जो है एक प्रोटेक्शन यहाँ पर इसको जो लगता है कि नाउ ही इज़ फीलिंग वेरी मच कोज़ी, वेरी मच प्रोटेक्टेड, वेरी मच वार्म्थ हियर, क्योंकि ये जो है एक आनंद का शहर है, ये किसी आनंद पर्सन का शहर नहीं है, एक फीलिंग है दैट इज़ आनंद, एक उल्लास, एक जॉय यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक प्रोटेक्शन फील कर रहा है और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये शहर में नेचुरल ब्यूटी है, तो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर है। उसके बाद क्या होता है, दिलावर जो पर्सन है, इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद समय आता है 1405 सीई का। 1405 सीई के दौरान क्या होता है, दिलावर खान दिलावर खान की डेथ हो जाती है। इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद अब यहाँ पर थ्रोन के ऊपर कौन बैठेगा? अब यहाँ पर दिलावर खान की डेथ के बाद इसका जो बेटा है, हिज सन अलप खान, अलप खान जो है वो थ्रोन के ऊपर बैठेगा, असेंड द थ्रोन। अब वो थ्रोन के ऊपर बैठेगा, यहाँ पर जो है अलप खान जो है अभी राजा बनेगा, एंड ही विल एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ हुशांग शाह। तो अभी बैठा नहीं है, काम कुछ किया नहीं है, काम न जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन टाइटल पहले ले लिया। तो अभी यहाँ पर ये जो इसका बेटा है अलप खान यहाँ पर एक टाइटल लेगा। ये टाइटल जो है ये ले रहा है दैट इज ऑफ हुशांग शाह। ये होशांग शाह का टाइटल ले लेगा। तो यहाँ पर एक हमें जो है इसने काम अभी शुरू नहीं किया, काम तो किया नहीं है लेकिन टाइटल हम पहले लेंगे। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद द टाइटल्स, तो टाइटल से इनका कुछ अलग ही ऑब्सेशन था, इनको अलग ही प्यार था, तो इन्होंने टाइटल लिया दैट इज होशांग शाह। तो होशांग शाह का इन्होंने एक टाइटल जो है ये ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द होशांग शाह के बारे में। तो आज का लेक्चर जो था दैट इज अबाउट द ओवरव्यू, जो अभी हमने देखा। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे होशांग शाह के बारे में ही। तो होशांग शाह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप लर्निंग एंड keep motivated.